नमस्कार। चलो कंटिन्यू करते हैं। कल की से मतलब पहले की क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। राष्ट्रपति के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वो पढ़े थे हमने सबसे पहले, जिसमें राष्ट्रपति का इलेक्टोरल जो कॉलेज है, मतलब कौन कौन वोट दे सकता है, कौन कौन वोट नहीं दे सकता राष्ट्रपति के चुनाव में, और फिर किस पद्धति के द्वारा उनका उनका चुनाव होता है। महाभियोग का क्या प्रोसेस है, मतलब राष्ट्रपति को हटाने का तो प्रोसेस क्या रहेगा, है ना। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रपति के जो अपने जो विधायी कार्य है वो पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, जो उसका विधायी जो कार्य है वो, और कार्यपालिका जो कार्य है, जो शक्तियाँ है वो हम लोग कल पढ़ चुके थे। एग्जीक्यूटिव पावर्स हम लोग कल पढ़ चुके थे, और जो लेजिस्लेटिव पावर है राष्ट्रपति के, जो प्रेसिडेंट के, वो भी हम लोग कल पढ़ चुके थे। और सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है प्रेसिडेंट से रिलेटेड वो हम सारे पढ़ चुके थे कल। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय फाइनेंशियल पावर्स क्या क्या है भारत के राष्ट्रपति के पास। हम आर्टिकल के माध्यम से ही पढ़ेंगे ताकि उससे थोड़ा मतलब आसानी होगी आपको। मेंस के लिए भी थोड़ा सा यहाँ मतलब आइडिया लग जाएगा कि भाई ये मतलब पावर्स, लाइक अगर वित्तीय जो शक्तियां है तो वित्तीय शक्तियां में कौन से आर्टिकल्स आपको यूज करने हैं, तो वो उसकी भी मतलब रिहर्सल एक तरह से आपके हो जाएगी। तो हम आर्टिकल के साथ ही पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। अलग से उसको और कहीं पढ़े तो वो एक डबल प्रोसेस हो जाता है वो, और उसको फिर जहाँ पे जो चीज़ होनी चाहिए अगर वो वहीं पे होती है तो हमें एक व्यवस्थित चीज़ होती है, वो एक व्यवस्थित कंटेंट होता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, ताकि फिर हमें वो याद करने में भी आसानी होती है। अदरवाइज हमें हमें कोरिलेट करना पड़ता है कि ये आर्टिकल 113 जहाँ आएगा वहाँ आएगा, वहाँ से फिर आपको फिर कोरिलेट करना पड़ेगा कि हाँ ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में लिखना है हमें। इस तरह से हमें नहीं करना है। ये 113 हम वहां पे भी पढ़ेंगे, वहां डिटेल में पढ़ेंगे। 113 के अंदर क्या लिखा हुआ है पूरा का पूरा वो हम वहां डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर हमने ये लिखा है वित्तीय शक्तियां, तो यहाँ सिर्फ ये लाइन लिखने से कोई मतलब नहीं है। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के बिना प्रस्तुत नहीं की जा सकती। ये सिर्फ यहाँ पे लाइन लिखने से मतलब नहीं है। ये कौन से आर्टिकल में अगर वो हम लिख देंगे तो जब नेक्स्ट में ये जब आर्टिकल जब पढ़ेंगे अपन, ये एक्चुअल जो आर्टिकल जब नीचे आएगा वो जब पढ़ेंगे थोड़ा मतलब माइंड में आपके रहेगा कि हाँ ये चीज हमने राष्ट्रपति के वित्तीय शक्तियों में भी पढ़ा था, यही आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा था। तो वहां पे हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भारत के राष्ट्रपति वित्तीय शक्तियां। अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, एक्चुअली इसको हम बजट कह सकते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन जो उसको मतलब पढ़ता है वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ठीक है। याद रखिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वार्षिक वित्तीय विवरण है ये राष्ट्रपति द्वारा, नॉट फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर सिर्फ उसको रीड करता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 113 हम वित्तीय चीजें पढ़ रहे हैं तो पैसों की बात होगी ना। सबसे पहले बजट की बात कर दी हमने। अनुदान की कोई भी मांग, कोई भी ग्रांट की डिमांड अगर है, किसी तरह का अनुदान अगर चाहिए सरकार को, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के बिना प्रस्तुत नहीं की जा सकती। तो उसकी मांग सदन में राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन के बिना प्रस्तुत नहीं की जा सकती सदन में, लोकसभा में, ठीक है। तो अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के बिना प्रस्तुत नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, अनुच्छेद 117(1) धन विधेयक, मनी बिल, संसद में केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। पैसे वाले हर बिल लगभग राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन वो आपको चाहिएगी। 117(1) में लिखा हुआ है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, पूरा बजट पढ़ेंगे, बजट किस तरह से पास होता है, क्या क्या डिस्कशंस होते हैं, सब कुछ सब पढ़ेंगे हम लोग। आर्टिकल 267 के अंदर भी वित्तीय शक्तियां दी हुई है। वो क्या है?
राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि, इमरजेंसी जो फंड है, राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम राशि प्रदान कर सकते हैं। मतलब उस इमरजेंसी फंड से भी पैसा निकालने के लिए वो मतलब परमिशन दे सकते हैं, मतलब अग्रिम राशि वो प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, आकस्मिक फंड के लिए वो पैसा मतलब देने के लिए वो परमिशन दे सकते हैं। ये लिखा हुआ है 267 में, इमरजेंसी फंड है, ये याद रखिएगा। आर्टिकल 280 वही फाइनेंस कमीशन। राष्ट्रपति, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करेगा, 5 वर्ष में, हर 5 वर्ष में करेगा, वित्त आयोग का गठन करेगा, जो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण के संबंध में रिकमेंडेशंस देता है। केंद्र और राज्यों के बीच किस शेयर में रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उससे संबंधित रिकमेंडेशंस देता है फाइनेंस कमीशन, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है आर्टिकल 280 के अंदर, ठीक है। राष्ट्र, ये सारे हो गई 1 2 3 4 5 इनकी वित्तीय शक्तियां राष्ट्रपति की। अब हम जाएंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। मतलब जुडिशियल जो पावर्स है राष्ट्रपति के पास वो क्या है? न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तथा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मतलब अदर जजेस की नियुक्ति करता है। ये अनुच्छेद 124 के अंदर है। हम जब जुडिशरी पढ़ेंगे तो ये 124 आर्टिकल वापस से पढ़ेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति भारत के सीजीआई एंड अदर्स जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं आर्टिकल 124 के अंदर, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करते हैं, ये आर्टिकल 217 के अंदर है। ये हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट है 217 में, और 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट है, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब परामर्शाधिकारिता, एडवाइजरी जो रोल है वो है इसमें, और ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़िएगा, ये मेंस में भी पूछा जा सकता है। ये आर्टिकल 143। राष्ट्रपति विधि या तथ्य के किसी भी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। अगर राष्ट्रपति को किसी भी तरह की मतलब विधि से रिलेटेड या किसी फैक्ट से रिलेटेड, मतलब लॉ से रिलेटेड या किसी फैक्ट से रिलेटेड कोई मतलब असमंजस है, या फिर कोई मतलब जानकारी चाहिए, या उनकी हेल्प चाहिए, या मतलब सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई मतलब परामर्श चाहिए तो उनसे वो परामर्श ले सकते हैं। न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। जो भी न्यायालय ने, जो भी कोर्ट ने उनको जो रिकमेंडेशंस दी है, जो भी सलाह दी है, जो भी परामर्श दिया है, वो राष्ट्रपति उसको फॉलो करे, ये बाध्यकारी नहीं है राष्ट्रपति के ऊपर। आर्टिकल 143 के अंदर ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को विधि या तथ्य से संबंधित कोई भी अगर परामर्श चाहिए तो वो कोर्ट से वो परामर्श ले सकता है। लेकिन कोर्ट जब भी वो परामर्श देगा, वो जब एडवाइजरी देगी कोर्ट जब उनको राष्ट्रपति को, तो वो राष्ट्रपति माने उसको, ये कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। समाधान की शक्तियां, पार्डनिंग पावर, डिटेल में पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है। जो एग्जाम में जो पूछा जाता है, जिस तरह से पूछा जाता है, जिस वे में पूछा जाता है, जिस फॉर्मेट में पूछा जाता है, अगर ये पूछा जाएगा जिस भी फॉर्मेट में, मतलब प्री के अंदर, उसी फॉर्मेट में मैंने यहाँ लिखा है, इसको 5-6 लाइन में मैं एक्सप्लेन करूं, कोई मतलब नहीं है। वो सब मतलब प्रीलिम्स के अंदर उसका कोई यूज ही नहीं है। समाधान क्या होती है, वो ये जो 10 वर्ड लिखे हैं इसके अंदर खत्म है, यही पूछा जाएगा प्रीलिम्स के अंदर, और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपका काम बहुत आसान कर दिया है मैंने। इसके लिए आपको 2 पेज पढ़ने पड़ते होंगे,
आज तक मतलब पढ़ रहे थे, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो, नहीं पढ़ना है, ये 6 लाइनें जो है यही पढ़नी है। अगर कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है इससे, आर्टिकल 72 से, तो वो उसका आंसर इसके अंदर होगा, इनसे वो सॉल्व हो जाएगा, वो क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। ये जो 6 लाइन है इससे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर पार्टनिंग पावर से कोई क्वेश्चन आता है आर्टिकल 72 से, तो उससे प्रीलिम्स के अंदर, तो ये जो 6 लाइन है इससे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 2 पेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। राष्ट्रपति निम्न मामलों में समाधान प्रदान कर सकता है: सैन्य न्यायालय के मामलों में, संघीय विधि के अंतर्गत अपराधों तथा मृत्युदंड के मामलों में। ये 3 जो मामले हैं इसमें वो क्षमा दे सकते हैं राष्ट्रपति। सैन्य न्यायालय के मामले में भी संघीय जो विधि है, जो अपने सेंटर, ये अपने जो संघ सूची के अंदर जो सब्जेक्ट है, उनसे रिलेटेड कोई अगर कोई कानून बना है, उनके अंतर्गत जो अपराध हुआ है वो, या फिर मतलब मृत्युदंड के मामले में ना, फांसी के मामले में भी वो समाधान प्रदान कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो ये 6 तरह से वो, सॉरी 5 तरह से वो समाधान वो दे सकते हैं। पहले समाधान, फर्स्ट है समाधान, इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्ण क्षमा कर देना उसको, ठीक है, जिससे अपराध से पूर्व की स्थिति बहाल हो जाती है। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है और राष्ट्रपति ने अगर ये उसको दे दिया है समाधान, तो इसका मतलब क्या है, कंप्लीटली उसको समाधान मतलब माफ कर दिया गया है। और ये क्राइम की मतलब पहले की जो स्टेज थी उसकी, उस व्यक्ति की क्राइम करने से मतलब पहले की जो स्टेज थी, उस स्टेज में वो वापस आ जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट अपनी समाधान हो गई, ठीक है। स्थगन, ये इंग्लिश के वर्ड से आप देख लीजिए, आपके बुक में है। स्थगन, दंड के निष्पादन पर अस्थायी रोक, अस्थायी रोकना है उसको, जो भी उसको दंड दिया गया है उसको, उसके ऊपर मतलब स्टे लगा देना एक बार से। तो राष्ट्रपति ये भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्थगन। फिर थर्ड है परिहार, कारावास की प्रकृति और अवधि में परिवर्तन। कारावास की प्रकृति में भी परिवर्तन है और अवधि में भी। जैसे अगर मान लो 5 साल की उनको सजा सुनाई गई है, और वो सजा लाइक जैसे कि मतलब आपको मतलब काम भी करना साथ में, सजा के साथ में, है ना, मतलब काम भी करते हैं ना वहां, मतलब जेल के अंदर, कि आपको काम भी करना होता है, बराबर। तो ये सजा सुनाई गई है 5 साल की, आपको काम करने के साथ साथ आपको काम भी करना है उसमें, वो आपको सजा सुनाई गई है। तो परिहार का मतलब ये होता है कि 5 साल के अपने मतलब राष्ट्रपति ने 2 साल कर दिए, ये परिवर्तन कर दिया, मतलब 3 साल की क्षमा दे दी। और प्रकृति मतलब जो आपको काम करना पड़ रहा था उसका, जो आपको सजा की जो प्रकृति है वो भी चेंज कर दी। लाइक जो आपको काम करना पड़ रहा था मतलब उसके एवज में वहां रहते टाइम वो काम भी आपको अभी नहीं करना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। या फिर अगर मतलब फांसी दे दी गई थी तो फांसी के बदले आपको आजीवन मतलब कारावास हो गया, तो ये भी मतलब प्रकृति चेंज होगी उसकी, राइट। तो ये परिहार के अंदर आएगा, ठीक है। ये वहां लिखा रहेगा, मतलब एक तरफ एग्जाम के अंदर और दूसरी तरफ ये लिखा रहेगा, तो मतलब मिलान करने पड़ेंगे बस आपको, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन प्रीलिम्स में इससे संबंधित। इसके अलावा क्वेश्चन को बनता ही नहीं है। बस आर्टिकल का ध्यान रखना, 72 है। लघुकरण, सिर्फ अवधि कम कर देना इसमें, ठीक है। इसमें प्रकृति और अवधि दोनों कम कर रहे थे, इसमें सिर्फ अवधि 5 साल की सजा 2 साल कर दी, 1 साल कर दी, 3 साल कर दी। निलंबन या रूपांतरण, दंड की प्रकृति में, इसमें सिर्फ प्रकृति चेंज करना, फांसी की उम्र कैद कर दी, बराबर। ऐसे ये 5 तरह की जो समाधान है वो दे सकते हैं। पार्टनिंग पावर जो है वो ये है, पढ़ लीजिएगा इसको। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका ये, इसका ये, इसका ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो है आपको मिलान में देगा, वो यही क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स में, अगर समाधान से कोई क्वेश्चन बनता है तो। मेंस में इतना इजी क्वेश्चन नहीं देंगे। अभी जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस के अंदर, जो कट ऑफ जा रही है,
उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन मेंस में नहीं बनता है। आर्टिकल जरूर ध्यान रखना, ये काम आएगा। अगर वो आपसे मतलब जुडिशियल पावर से राष्ट्रपति के वो जब पूछ लेगा तो ये आर्टिकल सारे याद रखने पड़ेंगे। 143, 72, 124, 217, ये जो लिखे हुए हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। 124, 217, 143, 72 ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर ये 5 नंबर में उन्होंने पूछ लिया तो, अगर ये 5 नंबर पूछ लिया तो ये अलग से नहीं पूछेंगे मेंस में, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। इतना इजी नहीं पूछेंगे, वो पूछेगा, इसका ये एक पार्ट होगा। और इसमें फिर आपके पास 2 पेज में लिखा हुआ है, जबकि वो सारी की सारी न्यायिक शक्तियां 5 नंबर में पूछेगा। और ये एक पॉइंट खाली आपके पेज में 2 पेज में, आपके नोट्स में 2 पेज में लिखा हुआ होगा। कैसे क्या वो आंसर राइटिंग फेल हो गई, वो आंसर राइटिंग। सब कुछ रेडीमेड मिलेगा आपको यहाँ पे, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। आंसर राइटिंग इज नॉट फॉर्मेटिंग। आंसर राइटिंग अपना अपना अलग चीज है। मैंने, अगर आपको फिर भी जानना है कि आंसर राइटिंग क्या होती है, एक प्लेलिस्ट है इसी YouTube के चैनल पे, मेंस की डिकोडिंग की हेडिंग है उस प्लेलिस्ट की, उसके अंदर 2 वीडियो है, वो देख लीजिएगा, आपकी आंखें खुल जाएगी कि आंसर राइटिंग होती क्या है और यहाँ पे लाखों लोगों को क्या समझाया जा रहा है आंसर राइटिंग के बारे में। वो इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मेन बॉडी, पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस, ये सब ये आंसर राइटिंग नहीं है। आप देख लीजिएगा वो वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। ये आंसर राइटिंग ये सबको आती है कि स्टार्ट में इंट्रोडक्शन लिखना है, बीच में मेन बॉडीज लिखनी है, लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, और क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से वो फोटो बनाना है, वो सबको पता होता है। लिखना क्या है, कंटेंट, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम के अंदर उसका कंटेंट ही नहीं है हमारे पास। ये सारा हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, हम जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर, मेंस में अंदर, वो हमें पता ही नहीं है, उसका कंटेंट क्या है वो ही हमें नहीं पता है। क्या इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप, क्या मेन बॉडी लिखेंगे आप, क्या आप उसका कंक्लूजन लिखेंगे, किस तरह के फोटो बनाएंगे आप? क्वेश्चन का कंटेंट ही नहीं पढ़ा है आपने। 208 कट ऑफ ऐसे ही नहीं गई है, वहां पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में कि वो उसका कंटेंट ही नहीं है हमारे पास, मार्केट में नहीं है उसका कंटेंट। इंट्रोडक्शन पे 10 घंटे खराब कर दोगे आप, बॉडी पे खराब कर दोगे 10 घंटे, फिर कंक्लूजन में भी आप 10 घंटे खराब कर दोगे, जबकि वो उसके अंदर लिखना क्या है, वो कंटेंट कहाँ है, वो जो क्वेश्चन आ रहा है ना एग्जाम के अंदर उसका कंटेंट नहीं है। कैसे करोगे आप इंट्रोडक्शन फॉर्म, कैसे मेन बॉडी लिखोगे, कैसे कंक्लूजन करोगे? पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस भी एक नर्सरी के स्टूडेंट की चीज है। वो एक क्वेश्चन के अंदर पार्ट्स कितने हैं ये आपको समझने के लिए सालों लग जाएंगे। क्वेश्चन दिया हुआ सामने, क्या क्या पूछा उसने, 10 सेकंड में होता है ये सारा काम। ये सारी चीजें एग्जाम में नहीं होती है और ये सीख के जाने की जरूरत नहीं होती है, तो इनबिल्ट होती है कि सवाल पूछ क्या रहा है उसको किस तरह से उसका आंसर लिखना है। अब उसका अगर कंटेंट ही नहीं है तो आप कितनी आंसर राइटिंग, जो मार्केट में मतलब प्रिवेलिंग जो मेथड है आंसर राइटिंग का, वो कितना करोगे आप जब आपके पास कंटेंट ही नहीं है? तो थोड़ी सी आंखें खोल लीजिए, ऑथेंटिक सोर्स की तरफ जाइए, मल्टीपल डायमेंशंस के बारे में सोचिए, हर टॉपिक के बारे में, एग्जाम का पेपर देखिए आप। ये आंसर राइटिंग के वीडियो छोड़ो यूट्यूब पे, किसी के मत देखो, मेरा भी मत देखो, पेपर देख लीजिए आप पीवाईक्यूज के, तो आपके पास जो कंटेंट है वो देखो, फिर आंसर राइटिंग जो आपको पता है वो करो, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन वो आप कीजिए। वो होता है क्या, वो क्वेश्चन जो आया था एग्जाम में वो उससे हो रहा है क्या? आपके नोट्स में वो कंटेंट ही नहीं है जो क्वेश्चन आया वहां पे। क्या करोगे? इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस, क्या है वो, है क्या वो? आंसर राइटिंग नहीं होती है। आंसर राइटिंग का तो मतलब होता है कि वो क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं आपके पास, उसको फिर फॉर्मेट करना है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है,
बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, ये आप तब कर पाएंगे जब आपके पास उसका आंसर हो, उसका कंटेंट हो, उस क्वेश्चन का जो एग्जाम में पूछा गया है। बराबर? जब एग्जाम में जो पूछा जाता है उसका कंटेंट ही नहीं है, तो आपके पास जो जो अवेलेबल कंटेंट है उसकी आंसर राइटिंग कर करके आप क्या कर लोगे? उसका इंट्रोडक्शन बना दोगे जो आपके पास कंटेंट है, उसकी मतलब बॉडी बना दोगे आप, उसका मतलब कंक्लूजन बना दोगे, जबकि वहां तो वो कंटेंट के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं एग्जाम में। तो ये सारी आंसर राइटिंग जो आपने करी है पूरे साल पर, खत्म, जीरो। मेहनत कीजिए कंटेंट पे, मेहनत कीजिए मल्टीपल डायमेंशंस पे, हर टॉपिक के अलग अलग ऑथेंटिक सोर्सेज को खंगालिए, वहां से कंटेंट इकट्ठा कीजिए और वो पढ़िए। अपने आप इंट्रोडक्शन फॉर्म हो जाएगा। जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी बॉडी क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक भेड़ चाल चल रही है आज, सारे स्टूडेंट भेड़ चाल में चलते, मुझे बहुत बुरा लगता है ये चीज। आप सीख क्या रहे? आप इंट्रोडक्शन फॉर्म करना सीख रहे, आप बॉडी को फॉर्म करना सीख रहे, आप कंक्लूजन को फॉर्म करना सीख रहे हैं। पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस कौन से होते हैं, उसके लिए आपको क्लास लेने की जरूरत है। आरएस के स्टूडेंट है आप, आरएस के एस्पिरेंट है आप, कल जाके एसडीएम बनने वाले हैं आप। आपको ये भी नहीं पता कि क्वेश्चन के पार्ट्स कितने हैं, क्या क्या चीजें उसने पूछी है, लिखा हुआ है सामने, उसके लिए क्या रिसर्च करनी है। रिसर्च करनी है तो कंटेंट पे कीजिए आप, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहा है ना वहां पे उसका कंटेंट नहीं है आपके पास। कृपया यहां अटकी हुई है 208 कट ऑफ, आपकी आंसर राइटिंग खराब है उसकी वजह से नहीं है। 208 कट ऑफ इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो कंटेंट है उसमें से कुछ आ नहीं रहा है एग्जाम के अंदर। थोड़ा सा गुस्सा हूं मैं, बुरा लगता है ये कि हमें जब बार बार आंसर राइटिंग के बहाने हमें पता नहीं क्या चीज सिखा दी जाती है। आंसर राइटिंग शब्द को ही भूल जाओ आप फोकस करो पीवाईक्यूज पे और देखो कि इनका आंसर आपने पढ़ा है क्या कभी। जिस भी कोचिंग से आपने कोचिंग करी है या फिर करोगे, जो भी है, उनका कंटेंट देखो और वो क्वेश्चंस देखो जो पीवाईक्यूज में, जो एक्चुअल में आरएएस में जो क्वेश्चन है वो देखो ना, उससे ही तो आपको मार्क्स मिलेंगे, वहीं तो आपको मार्क्स देना है। यहाँ के किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज में आप 100 में से 100, 200 में से 200 ले आओगे, क्या होगा उससे? वो टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 90% उनके कंटेंट से आ रहे हैं, जिस कोचिंग की वो टेस्ट सीरीज है। क्या उखाड़ लोगे आप उसमें मार्क्स लाके? आपका काम तब बनेगा जब आरपीएससी का जो पेपर आएगा उसमें कुछ करेंगे आप अच्छा काम। और आरपीएससी का जो पेपर आता है उसका जो क्वेश्चन आता है उसका कंटेंट है ही नहीं आपके पास। किस चीज की आंसर राइटिंग कर रहे हैं आप? तो आपके पास कंटेंट है उसके आंसर राइटिंग कर रहे हैं आप, वो तो पूछ ही नहीं रहे वहां पे। 208 कट ऑफ क्यों गई है? खुद से पूछिए आप, 208 कट ऑफ क्यों गई है? आंसर राइटिंग नहीं आती इसलिए गई है। अरे कंटेंट नहीं है भाई साहब, इसलिए कंटेंट है ही नहीं। ये जो इतनी बड़ी बड़ी जो किताबें होती है इंडियन हिस्ट्री, कम से कम 700 पेज के कंटेंट है का कंटेंट है इंडियन हिस्ट्री का मार्केट के अंदर। एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर, ये सब मिला के 700 पेजेस का वो कंटेंट सामने रखिए और 2023 2024 के पेपर देखिए कितना आया उसमें से। 30% भी मुश्किल से आया, 30% भी, और मार्क्स 26% आए। 208 कट ऑफ 800 में से जाती है ना तो 26% मार्क्स होता है। वो 70% उस कंटेंट में है ही नहीं जो एग्जाम में पूछा गया है। किस चीज की आंसर राइटिंग कर रहे हो आप? किस चीज का इंट्रोडक्शन आप बना रहे हो? किस चीज का आप की बॉडी आप फ्रेम कर रहे हो? किस चीज में आप त्रिभुज बना रहे हो? आप कर क्या रहे हो? जो जिसकी भी आप जिस कंटेंट की आप आंसर राइटिंग का मतलब आपको क्या पता है और मार्केट में क्या है? वही इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन और कुछ फोटो, त्रिभुज वगैरह जो भी है वो आंसर राइटिंग, यही मार्केट में चल रहा है।
ये आप किस चीज का कर रहे हो? जो आपके पास कंटेंट है अवेलेबल, उसी का कर रहे हो, उसी का कर रहे हो। उसमें से सिर्फ 25 से 30% आ रहा है एग्जाम के अंदर, तो 70% बाहर से आ रहा है ना। जहां से भी आ रहा है उस पे काम करो। ये इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा जब आपके पास कंटेंट होगा। कंटेंट ही 70% आउट ऑफ योर ओन कंटेंट। कृपा अटकी हुई है कंटेंट पे। रिसर्च बेस्ड कंटेंट होना चाहिए। पीवाई किसको एनालिसिस कीजिए आप, 23 के, 24 के, 21 के, आप देखिए। उसको देखने के बाद समझ में आएगा कि हम आंसर राइटिंग किस चीज की करें। कंटेंट है ही नहीं हमारे पास, किस चीज की आंसर राइटिंग कर रहे हैं? तो कंटेंट पे काम कीजिए ना आप। अलग अलग ऑथेंटिक सोर्सेज के पास जाइए आप, वहां से कंटेंट इकट्ठा कीजिए, उसको पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए। जब आंसर आप किसी भी क्वेश्चन का इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन लिख सकते हैं अगर आपके पास उसका कंटेंट है तो। सीधी सी बात यह है, इसके लिए आप कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। अगर ये क्वेश्चन वहां पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, अगर ये क्वेश्चन वहां पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या है, चलो डायरेक्ट पूछ लिया। डायरेक्ट मैं तो मतलब डायरेक्ट पे एनालिटिकल तो पे मैं जा ही नहीं रहा फिलहाल के लिए। ये क्वेश्चन मेंस में पूछ लिया 5 नंबर का, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, ये कंटेंट है ही नहीं आपके पास। ये कंटेंट आपके पास है ही नहीं, आपके नोट्स में नहीं है ना। मैं कह रहा हूं ना 70% बाहर से आया। जो मार्केट में कंटेंट है अवेलेबल, उसमें से सिर्फ 25 से 30% आया। मैं नहीं कह रहा, ये डेटा कह रहा है। डेटा मतलब पीवाईक्यूज देखिए तो पता चल जाएगा आपको। और मार्क्स में उसके अकॉर्डिंग ही आए। 800 में से 208, ये 26% होता है, 26-27% होता है वो। तो अगर ये क्वेश्चन आता है वहां एग्जाम में, और ये क्वेश्चन का जो आंसर है, जो कंटेंट है, वो उस 70% के अंदर है जो आपके कंटेंट में नहीं है, क्या इंट्रोडक्शन लिखोगे आप इसका? क्या बॉडी लिखोगे इसकी? क्या कंक्लूजन लिखोगे आप इसका? जब कंटेंट ही नहीं है इसका, क्या फोटो बनाओगे आप? जब इस क्वेश्चन का कंटेंट है ही नहीं आपके पास, क्या करोगे आप आंसर राइटिंग? वो आधा नंबर भी नहीं देगा अगर आपने ये नहीं लिखी है वहां चीजें। तो ये आप तब लिखोगे जब ये आपके पास होगी पढ़ने के लिए एग्जाम से पहले आपके कंटेंट के अंदर, बराबर। तो 70% कंटेंट ही नहीं है हमारे नोट्स के अंदर, तो आप आंसर राइटिंग उस 30% की कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है आपके कंटेंट से। और वो भी क्या कर रहे हैं आप? इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, एरो, त्रिभुज और भी अलग अलग तरह की मतलब कलाकारी कर रहे हैं। ये फॉर्मेटिंग है जो आप करते हो। इसको 30% को अच्छे से पढ़ लो, ये अपने आप हो जाएगा। ये 70% पे ध्यान दो। ये इसकी आंसर राइटिंग आप कर रहे हो ना, अच्छे से पढ़ लो, खुद ही आंसर राइटिंग हो जाएगी इसकी। तो इस पे काम करो। ये आंसर राइटिंग है। ये आंसर राइटिंग का मतलब लिखना नहीं होता है। आंसर राइटिंग का मतलब ये होता है कि आप जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं उसकी मल्टी डायमेंशनल थॉट प्रोसेस से उसके बारे में सोचिए, कंटेंट इकट्ठा कीजिए। आपके पास नहीं है तो थोड़ी शिक्षा ले लीजिए 2024 के पेपर से, मेंस के पेपर से, 2023 के मेंस के पेपर से, 2023 और 24 की कट ऑफ से, उससे तो शिक्षा ले लीजिए। क्या बार हर साल एक ही कहानी, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी, आंसर राइटिंग खत्म। कंटेंट ये 70% जो आपके पास, सबके पास, मेरे पास, सबके पास जो कंटेंट है ना, उसमें है ही नहीं 70%। जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में उसका कंटेंट है ही नहीं अपने पास। तो यहां पे मेहनत करनी है ना हमें, आपको और मुझे यहां पे करनी चाहिए मेहनत। इसके ऊपर मेहनत करके आप क्या करोगे? लिखना इज नॉट आंसर राइटिंग सर, अगेन आई एम सेइंग। तो मैं कुछ मतलब मेरे ग्रुप में भी कुछ लोग बात कर रहे थे आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग। तो मैंने कहा थोड़ा मैं बता ही देता हूँ यूट्यूब के माध्यम से कि आंसर राइटिंग अपने आप में एक अलग ही चीज है। वो लिखना तो कम से कम नहीं है,
आंसर राइटिंग, आंसर को लिखना। क्या लिखना? जो आपने पढ़ा है। 70% वो आता है एग्जाम में जो आपने पढ़ा ही नहीं है। क्या आंसर राइटिंग करोगे? धन्यवाद सुनने के लिए। हम अभी चलते हैं राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। अंतरराष्ट्रीय इतना इंपॉर्टेंट नहीं ये चीज, ये प्रीलिम्स के अंदर तो इतना पूछा नहीं जाएगा आपको। ऐसे मैंने लिखा ताकि थोड़ा सा आपको ध्यान में रहेगी राष्ट्रपति के और भी कुछ काम होता है। अंतरराष्ट्रीय संधियां हो सकता है मतलब ऑप्शन में आ जाए, ये भी हो सकता है प्रीलिम्स के अंदर एक ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से ये एक ऑप्शन में ये भी दे दे। अंतरराष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से वार्ता द्वारा संपन्न किए जाते हैं। राष्ट्रपति के नाम से होता है सब कुछ, जो भी अगर आपने किसी भी लाइक जैसे आपने मतलब कॉप, जो कॉप होती है अपने क्लाइमेट की, अपनी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्लाइमेट की होगी, चाहे डिजर्टिफिकेशन की होगी, बहुत तरह की मतलब ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, तो उनका हमें मतलब मेंबर बनना है कि नहीं बनना है, उस एग्रीमेंट को हमें रेक्टिफाई करना है कि नहीं करना है, तो रेक्टिफाई संसद करेगी और उसके बाद में जो फाइनल साइन जाएगा वो राष्ट्रपति का जाएगा। तो सारे अंतरराष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, जो संसद की स्वीकृति के अधीन होता है। मैंने बताया ना, उसको संसद उसको रेक्टिफाई करेगा, उसके बाद में राष्ट्रपति का साइन होगा, तब हम किसी एक उस अंतरराष्ट्रीय एग्रीमेंट के अंदर आ जाएंगे, फिर हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो राष्ट्रपति अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, सिंपल सी चीज है, तथा राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, मतलब एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स की नियुक्ति करते हैं। ये अपने IIFS के जो ऑफिसर्स है उनकी नियुक्ति और उन्हें स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। इमरजेंसी के अंदर क्या क्या पावर्स है प्रेसिडेंट के पास, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारी ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल आपको याद रखना है, ये चैप्टर है अपने अंदर, ये एक पूरा टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, ये आगे आएगा, उसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। आर्टिकल 352 से 360 तक है इमरजेंसी। ठीक है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, रीजन अलग अलग, बहुत बहुत बड़ी कहानी है ये इमरजेंसी की, अपन पढ़ेंगे आगे जब आएगा तब। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये 352 से 360 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 356 एंड 365 राष्ट्रपति शासन है। ठीक है ना, प्रेसिडेंट रूल है, मतलब राज्य में आपातकाल, अलग अलग राज्य में अगर राष्ट्रपति चाहे कि वहां, अगर वो सोचता है कि वहां के कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है वो फेल हो चुकी है, तो वहां पे वो आपातकाल लगा सकते हैं किसी एक पार्टिकुलर स्टेट के अंदर। 356 और 365 के अंडर आर्टिकल 60 ये वित्तीय आपातकाल है जो अभी तक भारत में नहीं लगा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। भारत के राष्ट्रपति, ये 3 ABC, ये 3 याद रखिएगा बस आप। ठीक है, इसकी डिटेल हम जब ये आएंगे तब पढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। राष्ट्रपति भारत की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, अपन ने पढ़ा भी था ऊपर जब स्टार्ट किया था तब। ठीक है, और थल सेना, नौसेना, वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। ठीक है, वह संसद की स्वीकृति के अधीन युद्ध की घोषणा कर सकता है। संसद अगर युद्ध की घोषणा करनी है तो संसद की स्वीकृति लेना जरूरी है। उनकी स्वीकृति आने के बाद उसकी घोषणा राष्ट्रपति करेंगे, या शांति भी स्थापित कर सकते हैं कि युद्ध विराम, युद्ध खत्म हो चुका है। भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां क्या क्या है, जो वीटो पावर्स है वो। अनुच्छेद 111 में क्या लिखा हुआ है, संसदीय विधेयक 111 अपन ने पहले भी पढ़ा था। कोई बिल होता है जो संसद में आता है तो फिर मतलब राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, अपन ने पढ़ा था, या तो उसको स्वीकृति देगा, या उसको स्वीकृति नहीं देगा, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगा। अगर रिकंसिडरेशन मतलब पुनः विचार के लिए अगर एक बार भेज दिया है और दूसरी बार भी संसद ने पास करके भेज दिया वो बिल, तो फिर उसके ऊपर उसको साइन करना जरूरी हो गया है। ठीक है, जरूरी होगा। 111 जो संसदीय विधेयक होते हैं वो,
और 201 जो राज्य विधेयक होते हैं, जो जो राज्यपाल, जो स्टेट की जो बिल्स है, मतलब उनको वो रिजर्व रखते हैं राष्ट्रपति के लिए, बराबर। तो अनुच्छेद 201 में राज्य विधेयक है और अनुच्छेद 111 में संसदीय विधेयक आएंगे के अंतर्गत राष्ट्रपति को निम्नलिखित वीटो शक्तियां प्राप्त है, इनके अंतर्गत है, ठीक है। पहली, ए, पूर्ण वीटो। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, रोक सकता है, ठीक है। इस स्थिति में विधेयक, वो बिल, वो समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता, ठीक है। अगर रोक दिया है किसी, अगर कोई बिल रोक दिया राष्ट्रपति ने, तो फिर वो समाप्त हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा और वो बिल नहीं, वो कानून नहीं बनेगा, वो वाला विधेयक। नेक्स्ट, निलंबनात्मक वीटो। राष्ट्रपति किसी विधेयक, धन विधेयक को छोड़ के, मनी जो भी होगा उसको छोड़ के, को पूर्ण विचार के लिए संसद या संबंधित राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। अपन ने कल भी पढ़ा था, अगर मतलब कोई भी बिल को, मनी बिल के अलावा किसी भी बिल को राष्ट्रपति वापस भेज सकता है पूर्ण विचार के लिए, ठीक है। लेकिन एक बार, ये सिर्फ संसदीय विधेयक के केस में है, ये सिर्फ संसदीय विधेयक के केस में है, एक बार। आर्टिकल 201 के अंदर वो विधेयक को कितनी बार भेजेगा वापस स्टेट में, उसकी कोई समय सीमा नहीं लिखी हुई है। लेकिन अगर कोई सेंटर का बिल है, आर्टिकल 111 के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति की परमिशन की जरूरत पड़ी है, तो वो सिर्फ एक बार ही भेज सकता है, वो बिल को लौटा सकता है संसद को एक बार सिर्फ। अगर सेकंड टाइम वो बिल संसद ने पास करके वापस भेज दिया है, तो उनको साइन करने ही पड़ेंगे राष्ट्रपति को उस बिल पे। पॉकेट वीटो क्या होता है? राष्ट्रपति न तो स्वीकृति देता है, न अस्वीकृत करता है, और न ही विधेयक को लौटाता है। वो मतलब पुनः विचार के लिए भी नहीं भेजते हैं, बल्कि उसे अनिश्चित काल तक लंबित रख सकते हैं। नहीं तो उसको यस बोलते हैं कि हाँ ठीक है, साइन कर दिया, हो गया बिल पास, मतलब कानून बन गया। नहीं, उसको अस्वीकृत करते हैं कि नहीं, इस पे हम साइन नहीं करेंगे। नहीं, उसको मतलब संसद को पुनः विचार के लिए वापस भेजते हैं, वो अपने पास अनिश्चित काल के लिए रख लेते हैं, ठीक है। ये है आपका पॉकेट वीटो। और टिप्पणी क्या लिखी है? 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 के अनुसार राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन विधेयक के मामले में अपनी वीटो शक्ति प्रयोग नहीं कर सकता। अगर कोई बिल नॉर्मल बिल नहीं है, वो संविधान संशोधन का बिल है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, तो वापस नहीं भेज सकता। सॉरी, वीटो पावर है, ये यूज नहीं कर सकता, उसको साइन करने ही करना है। ये अपने हमने मतलब पढ़ा भी था कि राष्ट्रपति को साइन करना ही करना है। अगर कोई बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, तो ये 24वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, ये पहले से व्यवस्था नहीं थी तो मूल संविधान में कि राष्ट्रपति को साइन करना ही करना पड़ेगा। संवैधानिक ये अपना संविधान जो संशोधन बिल है उसके ऊपर साइन करना ही करना पड़ेगा, ये मूल संविधान में नहीं था, ये जुड़ा है 24वें संविधान संशोधन 1971 से। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हुआ है संसद में, तो उसके ऊपर साइन करना ही करना पड़ेगा राष्ट्रपति को, वो बाध्य हो जाएंगे, उसमें वो वीटो पावर यूज नहीं कर सकते। ये कहा गया था, ये जोड़ा गया था 24वें संविधान संशोधन 1971 से, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, दोनों सदन में से कोई एक सदन भी हो सकता है कि एक सदन नहीं चल रहा है अगर, और तत्काल विधि निर्माण करनी है, अगर उसको मतलब कानून बनाना है तत्काल रूप से कि आवश्यक हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, याद रखिएगा, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और वो अध्यादेश भी एक तरह से मतलब कानून की जितनी ही पावर रखता है, ठीक है। अध्यादेश एक अस्थायी विधि होती है, अस्थायी कानून होता है, परंतु इसका प्रभाव और शक्ति संसद
के अधिनियम के समान होता है। इसका पावर, अध्यादेश का प्रभाव और इसकी शक्ति, ये एक तरह से पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए एक्ट के बराबर ही होती है, लेकिन अस्थायी तौर पे होता है। ठीक है, वो अस्थायी वो एक्ट होता है या कानून होता है या विधि होती है। ठीक है, अध्यादेश को भी किसी संसदीय अधिनियम की भांति पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जा सकता है। ठीक है, किसी संसदीय अधिनियम में संशोधन अध्यादेश के माध्यम से किया जा सकता है। किसी संसदीय अधिनियम में संशोधन अध्यादेश के माध्यम से किया जा सकता है। अगर कोई कानून ऑलरेडी मतलब बना हुआ था और उसके अंदर संशोधन करना है तो वो भी अध्यादेश के द्वारा किया जा सकता है। संशोधन किसी कानून के अंदर अगर करना है आपको जो ऑलरेडी बन चुका था, पहले संसद कोई कानून पास कर चुकी थी, उसके अंदर कोई संशोधन अगर करना है तो वो भी अध्यादेश के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन संविधान में संशोधन अध्यादेश के द्वारा नहीं किया जा सकता। मतलब संविधान संशोधन बिल को पास नहीं किया जा सकता मतलब ये इस अध्यादेश के द्वारा, लेकिन किसी कानून में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अध्यादेश की अवधि सीमित होती है। इससे संसद के दोनों सदनों में पुनः एकत्र होने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है उस अध्यादेश का। जैसे ही दोनों सेशन वर्किंग में आ गए तो 6 सप्ताह के 6 वीक्स के अंदर अंदर उसको पास करना होगा हाउस के अंदर। उस अध्यादेश को आवश्यक है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह हो सकती है। ये कैसे हुई? 2 सेशन के बीच की, ये लोकसभा का कोई सेशन था, फिर छुट्टी हो गई लोकसभा की, ये फिर सेकंड सेशन हो गया लोकसभा का। ये जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है ये 6 माह हो सकता है, 6 मंथ हो सकते हैं। ठीक है, यहां पे मतलब अध्यादेश मतलब जारी कर दिया उन्होंने। यहां मतलब लोकसभा मतलब का मतलब कार्यकाल मतलब पूरा हो गया। कार्यकाल मतलब जो सेशन था एक जो चल रहा था वो पूरा हो गया। तब सेशन पूरा होगा मतलब जब लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों में से कोई एक सेशन में नहीं होगी तभी ये जारी करेंगे। तो ये मान लो कि मतलब 1 जनवरी को ये सेशंस का लोकसभा का पूरा हो गया। 2 जनवरी को मतलब अध्यादेश लाया। अध्यादेश कब लाएंगे? जब दोनों में से कोई एक सेशन वर्किंग में नहीं होगा तभी लाएंगे। तो 2 जनवरी को यहां लाया। अब दो सेशंस के बीच में मैक्सिमम 6 महीने ही हो सकते हैं, 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकते। ये भी संविधान में लिखा हुआ है। 2 सेशंस के बीच में, लोकसभा के दो सेशंस के बीच में या फिर राज्यसभा के 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। तो ये 2 तारीख को ले आए थे तो ये 6 महीने तक प्लस 6 महीने, एक तो इसकी अवधि ये हो गई, यहां तक ये काम करेगा। फिर उसके बाद में जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो चुका है तो यहां पे लिखा था कि पुनः एकत्र होने के 6 सप्ताह बाद, तो 6 वीक्स यहां पे और आ गए। तो जो मैक्सिमम जो उसकी एज है, जो उम्र है अध्यादेश की, वो क्या है? 6 महीने यहां पे इन दोनों के बीच का अंतर और 6 वीक्स यहां पे पुनः एकत्र होने के बाद के, तो 6 मंथ प्लस 6 वीक। ये यहां पे जो लिखा है ये यहां से आया है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस भी ले सकते हैं। जब अध्यादेश संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तब सरकार को उस विधि की तत्कालिकता के संबंध में स्पष्टीकरण भी देना होता है। जब वो अध्यादेश जब वापस से दोनों सदन में एकत्र हो गए, मतलब सेशन में आ गए अगर दोनों सदन, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो फिर जब उसको हमें पास करना पड़ेगा 6 वीक्स के अंदर अंदर उस अध्यादेश को। जब वो पास करेंगे तो क्यों लाया गया था, क्या अर्जेंसी थी, उसका स्पष्टीकरण भी सरकार को देना होगा सदन में। ये लिखा हुआ है यहाँ पे टिप्पणी, अध्यादेश जारी किए जाने की परिस्थिति के संबंध में न्यायिक पुनरावलोकन संभव है। अध्यादेश जो जारी किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा तो किन हालातों में किया गया था, क्या वो जरूरी था, ये सारी चीजों का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अध्यादेश जारी करने की जो परिस्थिति थी, क्यों क्यों किया गया था, उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, थोड़ी सी आंसर राइटिंग में आपको बताता हूं, थोड़ी सी आंसर राइटिंग में बताता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, हाँ ये क्वेश्चन आया था 2018 में शायद, अब देखिएगा पेपर में 2018 में आया था, 10 नंबर का क्वेश्चन था ये, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख कीजिए, डायरेक्ट सवाल था, 10 नंबर का सवाल था। राज्यपाल का भी आया था सेम, राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ये क्वेश्चन आया था आपके नोट्स में, आपके पास जो नोट्स है उसमें यही कंटेंट लिखा होगा जो यहां लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा एक बार। ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ना, ये लाइनें, इतनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 लाइन है। और ये पॉइंट्स जो यहाँ लिखे हुए हैं ना, ये ही आपके नोट्स में भी होंगे, देख लीजिएगा आप। अगर ये एज इट इज भी आप लिख के आते हैं ना एग्जाम के अंदर, जो आपके नोट्स में है और जो यहाँ लिखा है, बराबर मेंस में जब ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया था तो मार्क्स कितने मिले आपको पता है? 4 या फिर 4.5 मैक्सिमम। और टॉपर्स की कॉपी भी देख लीजिएगा, ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, 4.5 5 नंबर से ज्यादा है ही नहीं किसी के। अब बताओ, क्या इंट्रोडक्शन, क्या बॉडी, क्या कंक्लूजन, उस पर सोचो। वो 5 नंबर क्यों दिए उन्होंने? आपने आपके नोट्स में, ये तो वो 30% में से हैं जो आपके नोट्स में हैं, फिर भी मार्क्स 50% आ रहे हैं। सोचो उस पर, आप भी सोचो, और जो मेरे साथी हैं सारी कोचिंग वाले, वो भी सोचे इस पे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। आरपीएससी ने जो दे दिया वो दे दिया, फाइनल है। या तो आपकी मतलब हमारी मिस्टेक है, हम कोचिंग वालों की मिस्टेक है कि हमने ये लिखाया, उसके बाद कुछ और लिखा हुआ शायद होगा, तभी तो कम नंबर दिए हमको। एज इट इज हम छाप के आ गए थे एग्जाम के अंदर, मैं भी छाप के आ गया था एग्जाम के अंदर, नंबर 4 4.5 मिले थे, 5 नंबर मिले मैक्सिमम। टॉपर्स को भी अब देख लीजिएगा। क्यों? उस पर कौन बात करेगा? ये तो उसमें से जो 30% जो मैंने बताया ना, जो आपके नोट से आ रहा है एग्जाम में, 70% तो आ ही नहीं रहा है। जो एग्जाम में जो पूछा जा रहा है ना, जो सवाल पूछा जा रहा है उसका 70% जो सवालों का कंटेंट तो है ही नहीं, आप और जो मैं पढ़ते हैं उसमें। और ये उसमें से जो इसका कंटेंट है आपके एग्जाम, आपके नोट्स में, उसमें भी मार्क्स 50% है। क्यों? मैं बताऊं क्यों? बताता हूं। मैंने कहा ना, मेंस और ऑथेंटिक सोर्सेस का भी अपनी एक कहानी होती है। ये कहां लिखा हुआ होगा? उसके पास की जो होगी ना आंसर की, वो क्या होगी? पहले तो ये सोचो, आर्टिकल 123 के बारे में ऑथेंटिक जो इंफॉर्मेशन है वो कहां लिखी हुई होगी? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई होगी, बराबर। बैरक आप कह सकते हैं, वो उसकी कॉपी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, होती है। बैरक उसका ऑथेंटिक सोर्स है, आपके पास पब्लिकली अवेलेबल सोर्स वही है, बैरक। बैरक के अंदर ये जो लिखा हुआ है ना, ये, इसके अलावा 50% और लिखा हुआ है 123 के अंदर। आपने 50% ही लिखा था मैं एग्जाम में, मार्क्स 50% ही आया है वहां पे। अब बताओ कृपा कहां अटक रही है? अब मैं बताऊं आपके नोट्स में और मेरे नोट्स में, ये मेरे जो प्रीलिम्स के नोट्स है, ये मेंस के नहीं है। हेडिंग आप देख लीजिएगा ऊपर, भारत की राजनीति आरएस प्रीलिम्स, मेंस नहीं है ये जो पॉइंट्स लिखे गए ना, ये सारे पॉइंट्स प्रीलिम्स के अंदर आर्टिकल 123 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, उसके ऑप्शंस के अंदर यूज हो सकते हैं। गौर से सुनिएगा, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, वो सारे पॉइंट्स अगर प्रीलिम्स के अंदर आर्टिकल 123 के अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट्स ऑप्शंस में यूज हो सकते हैं। एग्जामिनर इनका यूज कर सकता है ऑप्शंस के अंदर, उस सवाल के ऑप्शंस के अंदर 123
ये जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, इस क्वेश्चन के अंदर ये सारे पॉइंट्स ऑप्शन में यूज कर सकता है एग्जामिनर। इसलिए यहाँ पे सारे मैंने लिखे हैं और आपके नोट्स में भी लिखे हुए हैं। ऐसे पॉइंट्स जो थ्योरी है, जिसमें थ्योरी है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है, जिनको एग्जामिनर प्रीलिम्स के अंदर यूज नहीं कर सकता ऑप्शंस के अंदर, या फिर क्वेश्चंस के अंदर भी, या स्टेटमेंट और रीजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कथन और कारक वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें वो यूज नहीं कर सकता। मतलब इसके अलावा जो 50% पॉइंट्स थे जो बैरेक्ट में लिखे हुए हैं, हमारे नोट्स में नहीं है, आपके नोट्स में नहीं है, उनका यूज प्रीलिम्स में एग्जामिनर नहीं कर सकता ऑप्शंस के अंदर। इसलिए आपको यही लिखाए गए जो मैंने यहां लिखे हैं। आपके पास जो कंटेंट है कहीं से भी पढ़ा है आपने, आप देख लीजिएगा यही होंगे। तो ये इसीलिए लिखाए गए क्योंकि इनका यूज हो सकता है प्रीलिम्स के अंदर, मेंस में यूज। इसके अलावा भी मतलब बैरेक्ट में इतने पॉइंट्स और लिखे हुए हैं, वो यूज नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता एग्जामिनर, इसलिए आपको नहीं लिखाए गए वो। मेंस का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना है, एग्जामिनर नहीं पूछेगा आपसे, ये चीजें नहीं देगा आपको। हाँ, तो आपको लिखना है। तो आपको अगर लिखना है तो आर्टिकल 123 के अंदर जितना लिखा हुआ सब लिखना है, और 150 वर्ष में वो सब आ जाएगा जो बैरेक्ट के अंदर लिखा हुआ है। ये भी मैं आपको बता देता हूं। 100 शब्दों की उस टाइम वर्ड लिमिट थी, 150 शब्द, 180 शब्द भी लिख सकते हैं क्योंकि 22 लाइन्स होती है वहां पे, तो 180 शब्द तक भी आ सकते हैं। वो लाइन पूरी भरनी होती है आपको, तो 150 से 180 वर्ड्स हो जाते हैं उसमें। 100 वर्ड्स का तो 100 वर्ड्स ही लिखने हैं, तो 100 वर्ड्स तो अपनी 10 लाइन में खत्म हो जाएंगे। लेकिन वहां लाइन दी होती है 20 से 22 एक 10 नंबर के क्वेश्चन में उस टाइम। अभी का तो अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तो अभी एग्जाम होगा, तब पता चलेगा कि वो कितने स्पेस दे रहे हैं अपन को। ठीक है, तो 150 से 180 वर्ड्स लिख सकते थे आप वहां पे, और वो 150 से 180 वर्ड्स में ही दिया हुआ बैरेक्ट के अंदर। ये है ही नहीं 180 वर्ड्स, ये तो 100 वर्ड्स ही होंगे मुश्किल से। और ये आपके नोट्स में और मेरे पास में यही, ये प्रीलिम्स है मेरा, तो मेंस नहीं है ये कंटेंट मेरा। मतलब वॉर रूम का कंटेंट ही मेंस का नहीं है। बाकी कोचिंगों का प्रीलिम्स का मेंस का एक ही कंटेंट होता है, अलग से प्रीलिम्स नहीं पढ़ाया जाता है, नोट्स नहीं लिखाए जाते हैं, सब सेम फाउंडेशन के अंदर सब एक ही साथ लिखाया जाता है। जब इतना लिखोगे तो नंबर भी तो इतना ही मिलेगा। इसके ऊपर आज तक किसी ने बहस की? ये सवाल आया और ये नंबर आए 6-7 साल हो गए, 8 साल हो गए होंगे, आज तक इस पे कभी बहस की है? इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी, आंसर राइटिंग। इंसान है, इंसान सोचने की शक्ति रखता है, उसको यूज करो। धन्यवाद एक बार फिर सुनने के लिए। अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन पर न्यायिक नियंत्रण, एक ही एक अध्यादेश वापस से वो गवर्नमेंट जारी करती है, तो उसके ऊपर नियंत्रण कैसे रखा जाए? मतलब कानून नहीं बना रही है, मतलब कानून नहीं बना रही, मतलब संसद के अंदर कानून नहीं बनाना। मतलब क्या कि संसद की जो शक्तियां है, जो उसको विधायी शक्तियां है, उसको बाईपास कर रहे हैं वो। यही हो रहा है। एक ही अध्यादेश बार बार संसद के बाहर से ही वो पारित किया जा रहा है, चाहे वो राष्ट्रपति के द्वारा हो चाहे राज्यपाल के द्वारा हो। संसद के अंदर उसके लिए वैसे नहीं हो रही है, वोटिंग ही नहीं हो रही है। तो विधायी शक्ति जो है, जो हम लोगों ने जिसको वोट करके भेजा है, उनका क्या काम? जब वहां पे वो बिल पास ही नहीं हो रहा है, अध्यादेश के अकॉर्डिंग आप सारा का सारा काम कर रहे हो, कानून बना रहे हो, अध्यादेश के फॉर्म में आप देश चला रहे हो, तो संसद और विधानसभा क्यों बनाई गई? कोर्ट ये सवाल करता है सरकारों से जो बार बार अध्यादेश जारी करती है, उस अध्यादेश को सदन के अंदर पास नहीं करती, उनको वो नियंत्रण, वो जो नियंत्रण है ना, वो नियंत्रण पड़ रहा है अभी। ठीक है, डीसी वाजवा केस हुआ था 1987 में। मैं सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि किसी अध्यादेश की विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किए बिना, सदन में लाए बिना, विधायिका कहां होती है? लेजिस्लेचर कहां होता है? सदन में। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा।
के समक्ष लाए बिना बार बार पुनः प्रख्यापित करना, मतलब जारी करना असंवैधानिक है। असंवैधानिक ही है। जिनको कानून बनाने के लिए हम लोगों ने वोट किया है, उनको तो आप इसमें इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हो कानून बनाने में। आप अध्यादेश के माध्यम से देश चला रहे हो, कानून बना रहे हो, तो यह असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा यह असंवैधानिक है। यह विधायी शक्तियों पर कार्यपालिका के नियंत्रण के अतिक्रमण के समान है। जिनको हमने चुनाव करके भेजा है वहां पे, उनसे तो आप काम ले ही नहीं रहे हो, जबकि कानून बनाना उनका काम है। आप राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा ही अपना काम कर रहे हो। तो विधायी जो शक्तियों पर कार्यपालिका, राष्ट्रपति कार्यपालिका है, बड़ा था अपन नहीं, अपन यही हम चैप्टर में वही पढ़ रहे हैं। राज्यपाल भी कार्यपालिका के अंदर है, ठीक है। तो ये विधायी शक्तियों पर कार्यपालिका के अतिक्रमण के समान है। समझ में आ गया आपको? ठीक है। न्यायालय ने इसी डिसीजन के अंदर, न्यायालय ने बिहार में क्या हुआ, 1967 से 81 तक अध्यादेशों के दुरुपयोग की आलोचना की गई। इतने अध्यादेश जारी किए गए इस टाइम पीरियड के बीच में, जहां 256 अध्यादेशों को बार बार जारी किया गया। कानून बनाया ही नहीं उन्होंने, बिहार वालों ने अध्यादेश जारी करके काम चला लिया। कानून तो सदन में बनेगा, और सदन में तो बहस करनी पड़ेगी, वोटिंग करनी पड़ेगी, बिल पास होना हो क्या पता। अध्यादेश के अकॉर्डिंग देश चला रहे थे वो, मतलब बिहार पूरा चला रहे थे 1967 से 81 तक। 256 अध्यादेश जारी कर दिए उन्होंने, बार बार एक ही अध्यादेश बार बार हर 6 महीने में करना पड़ेगा, बराबर। इस सिद्धांत की पुनः पुष्टि कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य 2017 में भी की गई। ये दूसरा केस है इसी मामले का। सरकारी आयोग ने भी यह रिकमेंडेशन दी कि किसी अध्यादेश का पुनः प्रत्यापन केवल एक बार किया जाना चाहिए। एक बार आप वापस उसी अध्यादेश को आप जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा या फिर राज्यपाल के द्वारा। ये रिकमेंडेशन दी थी सरकारी आयोग ने, ठीक है। सरकारी आयोग क्या है वो पढ़ेंगे आगे, तो हम संघ और राज्य के रिश्ते पढ़ेंगे तब। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पूरा हो चुका है। राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिर से 2 मिनट के अंदर अपन इसको कंक्लूजन करते हैं। राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन वोट देगा, जब उसको हटाएंगे तब कौन कौन वोट करेगा, महाभियोग का पूरा प्रोसेस क्या है, उसकी योग्यता क्या है, शर्तें क्या है राष्ट्रपति बनने की। उसके बाद में हम लोगों ने राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियां थी वो पढ़ी। फिर हमने जो विधायी शक्तियां थी वो पढ़ी। फिर हमने उनकी वित्तीय शक्तियां थी वो पढ़ी, न्यायिक शक्तियां थी वो पढ़ी, और इमरजेंसी केस में क्या क्या शक्तियां उनके पास हम लोगों ने वो पढ़ा। ये सारी शक्तियां पढ़ी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ लिए, ये और ये अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो भी हम लोगों ने पढ़ ली। और फिर वीटो पावर्स क्या क्या है उसके पास वो भी हम लोगों ने पढ़ लिए। पार्डनिंग पावर है ना आर्टिकल 72 के अंदर, वो हमने सारे पढ़ लिए। तो ये सारी चीजें राष्ट्रपति के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, जो हमने सब कुछ पढ़ ली है। बहुत ईजी है ये, एक बार आपको रिवाइज करना है, सब चीज आपको याद हो जाएगी। तो ये राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग सब कुछ कर दिया, और मुझे लगता है बहुत ज्यादा कर दिया है। क्वेश्चन इजी आता है एग्जाम में, प्रीलिम्स के अंदर हम लोगों ने बहुत ज्यादा कर दिया है। नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। राज्यसभा अध्यक्ष कह सकते हो आप, लेकिन उसका जो प्रॉपर वर्ड है वो चेयरमैन है। राज्यसभा चेयरमैन, राज्यसभा सभापति, अध्यक्ष नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है वो। भारत के उपराष्ट्रपति का पद विधायी और कार्यपालिका दोनों कार्यों का समन्वय करता है। कार्यपालिका मतलब उपराष्ट्रपति इसलिए, विधायी मतलब राज्यसभा जहाँ कानून बनते सदन में ही कानून बनेंगे, हाउसेस में ही कानून बनेंगे, संसद में कानून बनेंगे। संसद का एक भाग है राज्यसभा, उसका सभापति भी है, इसलिए विधायी और कार्यपालिका दोनों कार्य का समन्वय करता है उपराष्ट्रपति का ऑफिस, ठीक है। जिससे संसदीय प्रणाली का सुचारू संचालन तथा प्रभावी शासन सुनिश्चित होता है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, सही है ये स्टेटमेंट,
एग्जाम में स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अनुच्छेद 63 से स्टार्ट होता है उपराष्ट्रपति, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने वाला उपराष्ट्रपति। क्या लिखा हुआ इसके अंदर, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, वैकेंट हो, अगर राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले। कॉमन सेंस की बात है। यदि राष्ट्रपति अस्थायी रूप से अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ है तो उपराष्ट्रपति उन कार्यों का निर्वहन करता है, ठीक है। असमर्थ है तब भी और वैकेंट है तब भी। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को दूसरी अनुसूची में जो निर्देश राष्ट्रपति की सभी शक्तियां जो है वो जो विशेषाधिकार है वो और तथा मतलब वेतन भत्ते वो सब राष्ट्रपति के बराबर मिलेंगे। जब भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे काम करेगा, मतलब राष्ट्रपति के मतलब काम जब वो करेगा, जब मतलब वैकेंट होगा वो, या फिर जब अस्थायी रूप से वो काम नहीं कर पा रहे राष्ट्रपति जी, तब अगर उपराष्ट्रपति जी काम करेंगे तो उनको वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो राष्ट्रपति को मिलती है शेड्यूल 2 के अंदर। हमने पढ़ी भी थी शेड्यूल 2, जो वेतन थी, वेतन भत्ते थे और विशेषाधिकार थे उसके अंदर, ठीक है। वो सारे के सारे राष्ट्रपति के बराबर उनको मिलेंगे। तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 66। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन की विधि, ये क्वेश्चन आया था 2023 के अंदर 10 नंबर का। सॉरी, वो राज्यसभा के मेंबर्स का आया था, लेकिन सेम कहानी है। उसका कंटेंट 4-5 लाइन ही थी हमारे मार्केट के कंटेंट के अंदर। 2 नंबर 2.5 नंबर दिए उन्होंने, 10 फंसाए। जबकि वो एक सबसे जो अहम ऑथेंटिक सोर्स है अपना एनसीईआरटी है, 11th-12th की एनसीईआरटी। अगर पॉलिटी की बात करेंगे तो, या हिस्ट्री या एनसीईआरटी या सोशियोलॉजी। हम पॉलिटी की बात करेंगे तो उसमें कुछ हिस्ट्री का पोर्शन भी है हमारे सिलेबस में। आरएस के मेंस के सिलेबस में कुछ हिस्ट्री का पोर्शन भी है। आरएस के मेंस के पॉलिटी के सिलेबस के अंदर कुछ हिस्ट्री का पोर्शन है, कुछ पॉलिटी का पोर्शन है और कुछ सोशियोलॉजी का पोर्शन भी है। तो ये तीनों किताब हमारे लिए मेन हो जाएगी एनसीईआरटी की 11th की 12th की। क्लियर कट लिखा हुआ है 10 नंबर के हिसाब से, वर्ड लिमिट में दे रखा है एनसीईआरटी में। राज्यसभा के जो मेंबर्स का चुनाव का जो पूरा प्रोसेस है वो 150 से 180 वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है वहां पे। एग्जैक्ट वो क्वेश्चन वहां से उठा के दे दिया उन्होंने एग्जाम के अंदर। इतना इजी क्वेश्चन था वो। सोर्स भी कहीं ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर। हमारे कंटेंट में सिर्फ वो लिखा होता है जो प्रीलिम्स के अंदर जो मतलब ऑप्शन में यूज हो सकता है, वो लिख के आ गया मेंस के अंदर भी। नंबर कितने मिले 10 में से 1.5-2। यहां काम करो ना, बार बार एक ही बात बोलने से तो कोई मतलब नहीं है। चलो, निर्वाचन की विधि क्या होगी, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, जो मेथड है वो क्या होगा। उस उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों सदनों के, लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बने निर्वाचक मंडल, ये होता है निर्वाचक मंडल के अंदर, द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से, ये उसका मेथड है निर्वाचन का, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली से किया जाता है इनका चुनाव। ध्यान रखिएगा, ये गुप्त मतदान होता है, ठीक है। गुप्त मतलब बैलेट पेपर वाला जो है ना मतदान हो। सदस्यता संबंधी प्रतिबंध, उपराष्ट्रपति संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए नहीं हो सकते। यदि कोई वर्तमान सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो पद ग्रहण करते ही उसकी सदस्यता रिक्त हो जाएगी। योग्यता क्या क्या उसकी, किसी व्यक्ति के लिए निम्न योग्यता आवश्यक है उपराष्ट्रपति बनने के लिए। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के पात्र हो, राज्यसभा, क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति होता। ये जो हम राष्ट्रपति का पढ़ रहे थे तो यहाँ पे लोकसभा लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे लोकसभा लिखा हुआ था। लाभ के पद की शर्त क्या है,
कोई व्यक्ति, ये सारा का सारा उसके अंदर ही लिखा हुआ है, ध्यान रखना 66 के अंदर, जब तक आर्टिकल चेंज नहीं हो रहा तब तक वो उसके अंदर लिखा हुआ है। ये हमारे नोट्स को बनाने की एक जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया, और अलग से कुछ नहीं बताया है। सॉरी। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह केंद्र सरकार के अधीन या फिर किसी राज्य सरकार के अधीन या उनके नियंत्रण में किसी भी प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन हो। सेम शर्त है जो राष्ट्रपति की थी। 15,000 की जमानत राशि आरबीआई में जमा करानी पड़ेगी। 20 प्रस्तावक, वहां राष्ट्रपति के केस में 50 थे, और समर्थक 20, वहां भी 50 थे। और अधिसूचना सेम ईसीआई जारी करेगा, भारत का चुनाव आयोग जारी करेगा। उपराष्ट्रपति की अपॉइंटमेंट की जो निर्वाचन की जो होगी वो अधिसूचना ईसीआई जारी करेगा। निर्वाचन जो प्राधिकारी होगा वो लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसमें भी व्हिप जारी नहीं कर सकते, और मतदान वही बैलेट पेपर से गुप्त मतदान। उपराष्ट्रपति के पद की अवधि, उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि, इसका भी 5 वर्ष ही है। नेक्स्ट, त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? वह राष्ट्रपति को लिखित रूप में अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देंगे। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो किसको देंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पद से हटाना, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटा सकता है। राज्यसभा में ही इनको हटाने का प्रोसेस हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति का किसी भी सदन में शुरू हो सकता है उनके महाभियोग का प्रोसेस। इनका महाभियोग नहीं है, राष्ट्रपति का महाभियोग है। वो किसी भी सदन में हो सकता है, किसी भी हाउस में हो सकता है, जिससे उस समय के कुल सदस्यों के बहुमत से पारित करना पड़े। मतलब जो प्रभावी बहुमत है उससे वो बिल पास होगा तो ही उपराष्ट्रपति हटेगा। और वो क्या होता है, जो प्रभावी मत क्या होता है? उस समय के कुल सदस्यों के बहुमत, ठीक है, से पारित किया जाता है। जिसे लोकसभा द्वारा भी पारित किया जाएगा, लेकिन वो साधारण बहुमत के द्वारा होगा। ठीक है, वो साधारण बहुमत। ऐसे उसका प्रोसेस क्या है? ऐसा प्रस्ताव, मतलब उनको हटाने का प्रस्ताव, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है को प्रस्तुत करने से 14 दिन का पूर्व सूचना देना आवश्यक है। राष्ट्रपति केस में भी सेम था। अगर उनको हटाना है तो पहले उनको सूचना देनी पड़ेगी 14 डेज बिफोर। ठीक है, यह प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के केस में क्या था? राज्यसभा लोकसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के दौरान सभापति पीठासीन नहीं होंगे। अब खुद ही सभापति हो जाएंगे तो खुद को हटाने का प्रोसेस तो कैसे बायस नहीं होगा? बायस हो जाएगा फिर वो, है ना। तो वो सभापति नहीं होंगे, उस चेयर पे नहीं बैठेंगे जब उनको हटाने का प्रोसेस चल रहा है राज्यसभा में तब। ठीक है, कोई और होगा, उस सभापति बैठ सकते हैं। ये वह कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, परंतु वोट नहीं कर सकते। वोट तो करेंगे तो खुद के लिए कर देंगे। खुद को हटाने का जब वोटिंग होगा तो वो वोटिंग नहीं कर सकते, लेकिन वो कार्रवाई में भाग ले सकते। वो राज्यसभा में जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन चेयर पे नहीं बैठ सकते। मतलब उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकते राज्यसभा की। ठीक है, अनुच्छेद 368, राष्ट्रपति के निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति, जब पोस्ट वैकेंट होगी तब क्या होगा? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन उसकी अवधि समाप्त होने से पहले ही पूरा कर लेना चाहिए। जब वो उपराष्ट्रपति का एक कार्यकाल पूरा हो रहा था उससे पहले ही इलेक्शन प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए नए उपराष्ट्रपति के लिए। मृत्यु, त्याग पत्र, पद से हटाए जाने या किसी अन्य कारण से उत्पन्न रिक्ति की स्थिति में निर्वाचन यथाशीघ्र करना चाहिए। टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, यथाशीघ्र करना चाहिए। ठीक है, वहां पर टाइम पीरियड लिखा था राष्ट्रपति के अंदर 6 महीने। ऐसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक रहेगा। बस इतना ही पढ़ना। इतनी बड़ी लाइन का मतलब ही क्या है? अगर कोई राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया है, 2 साल वो रहा था और त्याग पत्र दे दिया, तो नेक्स्ट जो बनेगा वो पूरे 5 साल के लिए बनेगा, 3 साल के लिए नहीं बनेगा। यहाँ लिखा हुआ, इस लाइन में ये लिखा हुआ है।
जो 3 साल बचे उसके लिए नहीं बनेगा, पूरे 5 साल के लिए बनेगा। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ अपन स्टार्ट में पढ़ा था, है ना, 69 के अंदर दी हुई है उपराष्ट्रपति की, और 60 राष्ट्रपति की दे रखी है। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष लेगा शपथ, या उसके द्वारा नियुक्त, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष अपनी शपथ लेगा वो। और शपथ में क्या चीज होगी? ये 2 चीज होगी, वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा, पहली चीज तो ये, और दूसरी अपने पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेगा। राष्ट्रपति के अंदर 3 शर्तें थी, सॉरी मतलब 3 शपथ थी। वापस जाना पीछे और उसको देखना, भूलना मत। आर्टिकल 70, विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाए अगर, तो क्या होगा? तो संसद राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए विधि बना सकता है। राष्ट्रपति काम फिर कैसे होंगे, कौन करेगा, उसके लिए कानून बना सकती है संसद। इंपॉर्टेंट है ये इसकी अक्सर बात नहीं की जाती है, ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति दोनों के पद अगर रिक्त हैं तो संसद कानून बना सकती है राष्ट्रपति के कार्य के निर्वहन के लिए, ठीक है। वर्ष 1969 में संसद ने एक विधि पारित की जिसके अनुसार ऐसी स्थिति में लॉ बना दिया, जब दोनों ऑफिस नहीं होंगे, वैकेंट होंगे, तो क्या होगा, उससे संबंधित लॉ बना दिया है 1969 में। और क्या बनाया था? भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यदि मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, सबसे सीनियर न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, इस प्रावधान के अंतर्गत, इस लॉ के प्रावधान के अंतर्गत केवल मोहम्मद हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस जो थे ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। सिर्फ एक ही फैक्ट पढ़ना है आपको, मोहम्मद हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है, ठीक है, 1969 के कानून के अंतर्गत जब उनको ये शक्ति दी गई थी तब, ठीक है। अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन से संबंधित कोई अगर कुछ चीज है तो वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो राष्ट्रपति और या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी संदेह और विवादों, कोई भी संदेह और विवाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड अगर है तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। मतलब वो केस या मतलब जो भी जो संदेह है या फिर मतलब विवाद है तो उनका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही करेगा और उनका निर्णय अंतिम होगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई भी संदेह है, कोई भी विवाद हुआ है तो उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा और उसका निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट का वो फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो वैसे ही फाइनल होता है। यदि किसी निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया है, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन को शून्य घोषित कर दिया है सॉरी, तब भी न्यायालय के निर्णय से पहले उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य वैध बने रहते हैं। ठीक है जी। सर एक फोन आ गया था बीच में। तो हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के अंदर कोई अगर डिस्क्रिपेंसी है, कोई विवाद है, कोई भी इश्यू है, तो उसकी जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में ही होगी और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनल होगा। ठीक है जी, ये इसमें ये लिखा हुआ है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो चुनाव को शून्य घोषित कर दिया है, ठीक है, तो वो शून्य घोषित करने से पहले वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ने जो भी काम किए हैं अपने ऑफिस के अंदर, जो भी काम किए ना, उसकी वैलिडिटी बनी रहेगी। वो जो उसने काम किए है, जो भी उसने कोई कानून पे साइन किया या कुछ भी किया है अगर, तो वो कानून वो बने रहेंगे, वो कानून भी लैप्स नहीं हो जाएंगे। ऐसा नहीं लाइक जैसे आज मतलब इलेक्शन हुआ और 1 साल बाद किसी ने मतलब पिटीशन डाली कि मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में ये चीजें सही नहीं हुई थी और वो उसकी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाँ मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है ये, इसलिए ये चुनाव रद्द किया जाता है, शून्य घोषित किया जाता है, तो उस एक साल के भीतर राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति में ने अपने ऑफिस के अंदर जो भी काम किया है वो रहेगा, वो शून्य घोषित नहीं होगा। ठीक है, यहां यही लिखा हुआ है। जब तब भी किसी निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है, तब भी न्यायालय के निर्णय से पहले उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य वैध बने रहते हैं। ठीक है, संसद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषयों के विनियम के लिए विधि बना सकता है। ठीक है, इनके इलेक्शन से संबंधित जो कानून है वो बना सकता है संसद। निर्वाचक मंडल के सदस्य में किसी रिक्ति के आधार पर निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो निर्वाचक मंडल है राष्ट्रपति का हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उपराष्ट्रपति का भी पढ़ चुके हैं हम लोग, मतलब कौन कौन वोट देगा हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में। वो होता निर्वाचक मंडल की कौन कौन वोट देगा। अगर उसके अंदर कुछ रिक्तियां हैं, कुछ मतलब मेंबर्स अगर कम है, तो इस आधार पे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती उनके मतलब इलेक्शन के प्रोसेस को। ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री एंड और मंत्री परिषद, ये हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज थोड़ा आंसर राइटिंग के बारे में थोड़ी चर्चा मुझे ऐसा लगा कि कर लेनी चाहिए, तो मैंने ये कर दी है, इसलिए हमारा टाइम थोड़ा पढ़ने में थोड़ा हमें कम मिला। तो आंसर राइटिंग के ऊपर भी चर्चा करनी थोड़ी जरूरी थी, क्योंकि अभी मतलब उस फेज में है हम अभी कि अभी तक वैकेंसी आई नहीं है, तो अभी हमारे पास वक्त है कि हम आंसर राइटिंग के बारे में भी, मतलब मेंस के बारे में भी हम लोग थोड़ी सी पढ़ाई कर सकते हैं, मेंस को भी साथ में हम लेके चल सकते हैं। तो वॉर रूम ने भी एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करा है, जिसकी सूचना आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वो अगर आपको ज्वाइन करना है तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके अंदर कोई फीस नहीं है। वहां पे हम आपको डेली आंसर राइटिंग करवाएंगे हर सब्जेक्ट की, उसके साथ में वो सब्जेक्ट किस सोर्स से पढ़ना है वो भी हम आपको बताएंगे वहां पे, और आपको मतलब मेंटरशिप दी जाएगी, मतलब वीकली, हर वीक में मतलब एक बार हम सभी टेलीग्राम के मतलब वॉइस चैट के थ्रू हम लोग बात करेंगे। जो भी आपकी समस्या है वो समस्याएं लेंगे कि मतलब मेंस में क्या क्या समस्या आती है, सोर्सेज की आती है, कंटेंट की आती है, आंसर राइटिंग की आती है, या मतलब और भी किसी तरीके की समस्या आती है, तो हम लोग उस पर हर वीकली बात करते हैं। 1-1.5 घंटे की हम लोग मतलब वॉइस चैट रखते हैं उसमें, और हम सब जुड़ते हैं और वहां पे हम लोग बात करते हैं। तो अगर आपने मेंस एक बार दिया है तो आपको अपना एडमिट कार्ड भेजना है, आपको अपना एडमिट कार्ड इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। ये जो नंबर दे रखा है, आपको अगर फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम वॉर रूम का ज्वाइन करना है तो आपको आपके मेंस का, अगर आपने मेंस दिया है तो, अगर आपने मेंस नहीं लिखा एक बार भी, तो आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपने मेंस लिखा है एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी भी बार जो भी आपकी रैंक आई हो, फाइनल सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, या मेंस फेल हुए हो, उससे भी कोई मतलब नहीं। अगर आपने मेंस लिख लिया आपने एक बार, तो आप इस नंबर पे आपका एडमिट कार्ड व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको उसका लिंक मिल जाएगा उस टेलीग्राम ग्रुप का जहां पे हमारी ये मेंटरशिप प्रोग्राम चल रही है, और ये लिमिटेड मेंबर्स के लिए है, मतलब 200 मेंबर्स के लिए है, और लगभग 140 के आसपास मेंबर्स हो चुके हैं, तो 60 मेंबर्स अभी और बचे हैं। तो अगर आपको वो मेंटरशिप प्रोग्राम फ्री में मतलब जो कि फ्री है, जिसके अंदर डेली आंसर राइटिंग भी फ्री है उसके अंदर, वो भी आप साथ में ले सकते हो, और मतलब मेंटरशिप जो कि एक बहुत बड़ी चीज होती है वो भी आप ले सकते हो फ्री में। हाँ, ये अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये उसका प्रोसेस है, इसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम ये प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद पे बात करेंगे, और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम कल तक तो चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।